हेलो, वेलकम। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड आईपीओ एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का, जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग था। काफ़ी टाइम से लोगों को उम्मीद थी। पिछले साल भी एक बार बीच में बात उठी थी कि शायद एचडीबी अपने आईपीओ को लेके आ सकता है, बट फाइनली हियर इट इज़ कि यहाँ पर आपको अब एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ आता हुआ देखने को मिल रहा है। अगेन एक काफ़ी बहुचर्चित, काफ़ी एक अच्छे ग्रुप की कंपनी लिस्ट होने जा रही है, दैट इज़ एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज। आईपीओ को लेके काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आईपीओ डेट की, 25 तारीख को खुलने वाला है ये आईपीओ। 27 जून को ये आईपीओ बंद हो जाएगा। तो 25, 26, 27 3 दिन है आपके पास। जिनको भी आईपीओ में लगाना है वो ये 3 दिन लगा सकते हैं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो काफ़ी लोग सुनना चाहते हैं, जिनको काफ़ी लोगों को जिन्होंने लगा रखा है ऑलरेडी आईपीओ के अंदर पैसा, उनको जानना है कि अब क्या करना है। सबसे पहले बता दूँ हुआ क्या, जिनको नहीं पता। एच डी बी फाइनेंशियल सर्विसेज जो है, इसके अनलिस्टेड शेयर्स मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल थे। अगर आप काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, एंड अगेन ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं कोई रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। तो अगेन जो भी मैं शेयर कर रहा हूँ अपने बेस्ट ऑफ द नॉलेज पे मैं शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है कि इसमें कुछ चेंजेस हो सकता है कि इससे ज़्यादा आपको कुछ पता हो, या हो सकता है कि मैंने बताया उसमें कुछ चीज़ें मिस हो गई हो। तो अगेन डिस्कस करके क्या करना है क्या नहीं करना है वो आप आपके एडवाइज़र से डिस्कस कीजिएगा। बात करूँ एच डी बी की, 2-3 साल से इसके शेयर्स ऑलरेडी अगर आप देखेंगे अनलिस्टेड मार्केट में अवेलेबल थे। एंड ये उनमें से एक कंपनीज थी जिनके अनलिस्टेड शेयर काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली ट्रेड हो रहे थे। एक एच डी बी है, रिलायंस ग्रुप की भी एक रिलायंस इंडस्ट्री का भी एक शेयर है जो काफ़ी ज़्यादा अनलिस्टेड मार्केट में अवेलेबल है, रिलायंस रिटेल करके। एन आप सभी ने सुना होगा, हर रोज़ चर्चा होती है न्यूज़ चैनल पे उसको लेके। एन के जो शेयर्स है वो काफ़ी फ्रीली अवेलेबल है अनलिस्टेड मार्केट में। सी एस के, चेन्नई सुपर किंग्स, उनके जो शेयर्स है काफ़ी अनलिस्टेड मार्केट में अवेलेबल है। अगेन हर अनलिस्टेड मार्केट का शेयर, क्योंकि एच डी बी में ऐसा हुआ हर एक में ऐसा होगा ऐसा नहीं है। एच डी बी की अगर मैं बात करूँ, एच डी बी में हुआ ये कि अब जस्ट आई पी ओ आने के पहले 1-1.5 महीने पहले तक इसके जो अनलिस्टेड शेयर में प्राइस चल रही थी, दैट वाज राउंड अबाउट, अगर मैं बात करूँ 1400 के आसपास अनलिस्टेड शेयर के अंदर इसके अंदर ट्रेडिंग होती हुई आपको देखने को मिल रही थी। तो 1400 के आसपास अनलिस्टेड शेयर के अंदर जो स्टॉक्स थे वो अवेलेबल थे। अब अगर मैं बात करूँ, जैसे ही आई पी ओ अनाउंस हुआ शेयर 1400 से गिर के 1200 पे आया। एंड फाइनली कंपनी ने डिसाइड किया कि हम जो है आई पी ओ लेके आएंगे 700 से 740 के बीच में। हुआ ये कि जिनके पास शेयर थे, जो ऑलरेडी 6 महीना से होल्ड कर रहे हैं, साल भर से कोई कोई होल्ड कर रहे हैं, उन्होंने ये सोचा था कि भाई हम खरीद लेते हैं, आईपीओ आएगा हायर प्राइस पे आएगा, वो हमें बेनिफिट हो जाएगा, फिर हम उसको एग्जिट कर लेंगे। हुआ उल्टा, जहाँ पर बेनिफिट होने के चांसेस थे वहाँ पर आज जो शेयर होल्डर है 40-50% के लॉसेस पे बैठे हैं। अब क्या करना है वो हम डिस्कस करेंगे आगे। अब क्या करना है, सबसे पहले मैं बात करूँ कि भाई जिनके पास नहीं है और अब जिनको लगाना है कि भाई अच्छे ग्रुप की कंपनी है, अच्छा शेयर है, क्यों ना लगाया जाए, तो वो देखते हुए 12,500 करोड़ का आईपीओ साइज़ होने वाला है। काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा आईपीओ है, इंडिया का वन अमॉन्ग द टॉप 10 आईपीओ के अंदर अभी आईपीओ आ जाएगा। जिस तरीके से पेटीएम आया, हुंडई आया, एलआईसी आया, कोल इंडिया थे, अब उन्हीं उन्हीं के लिस्ट के अंदर ये शामिल होता हुआ देखने को मिल जाएगा। और एनबीएफसी स्पेस के अंदर, जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ, ये वन ऑफ द हाईएस्ट जो बिगेस्ट साइज़ ऑफ आईपीओ आता हुआ देखने को मिल रहा है। मिनिमम लॉट साइज़ 20 शेयर का है, 20 शेयर्स आपको मिनिमम लगाने होंगे। आज की तारीख पे जीएमपी की बात करें, ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर हम बात करें, 10% चल रहा है। इसका क्या मतलब होता है हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,800 रुपया बेयर मिनिमम एक लॉट के लिए आपको लगेगा। उसके ऊपर आपकी श्रद्धा, आपकी इच्छा, जितना आपको लगाना है उतना आप लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई आईपीओ तो ठीक है आ रहा है, किस तरीके से कंपनी परफॉर्म कर रही है, क्या है कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस। ईयर 2024 की बात करें, पिछले साल तक कंपनी का रेवेन्यू 14,000 करोड़ के आसपास था, प्रॉफिट 2400 करोड़ के आसपास था। उसके पिछले साल 12,000 करोड़ का रेवेन्यू था, 1960 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। एंड उस 2022 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू 11,300 करोड़ के आसपास का था। एंड जो प्रॉफिट था 1,011 करोड़ के आसपास का आता हुआ देखने को मिला था। तो इवेंचुअली अगर मैं बात करूँ, हाई रेवेन्यू हाई प्रॉफिटेबल कंपनी है। कंपनी करती क्या है, एच डी बी फाइनेंशियल्स करती क्या है। अगेन क्योंकि एच डी एफ सी ग्रुप की कंपनी है, तो सबसे पहले उनको एक लेवरेज ये मिल जाता है कि उनके पास डेटाबेस जो है काफ़ी अच्छा खासा है। उनके पास क्रॉस सेलिंग का जो फंक्शन है वो काफ़ी अच्छा खासा है। बेसिकली एक एन बी एफ सी है,
जो स्मॉल जो लोन्स होते हैं, रिटेल लोन्स जो होते हैं, उनके अंदर ये प्रोसेसिंग ज़्यादा करती है। टियर 2 टियर 3 सिटीज़ के अंदर इनका ज़्यादा ध्यान होता है कि जहाँ पर ज़्यादा अगर जहाँ पे बैंक्स अवेलेबल ना हो, बैंक्स इजीली लोन ना दे, उन एरियाज़ के अंदर, उन सेक्टर्स के अंदर जाके ये जो है लोन देती है। एंड अगेन क्योंकि रिटेल्स पे ज़्यादा फोकस होता है बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग के ऊपर, रिटेल पे भी करती है लेकिन वो अर्बन साइड पे करती है। टियर 1 सिटीज़ पे बैंकिंग का ज़्यादा फोकस होता है, जहाँ पर बड़ी बैंक्स रीच नहीं कर पाती टियर 2 टियर 3 के अंदर, जहाँ पर क्योंकि लोगों की फिनेंशियल हेल्थ उतनी स्ट्रांग नहीं होती एज़ कम्पेयर टू अगर हम टियर 1 बात करें, जहाँ पे बैंक्स नहीं लोन दे पाती, वहाँ पर ये एनबीएफसीज आ जाती है पिक्चर के अंदर। एंड एक अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन के साथ ये काम करते हैं, क्योंकि अगेन रिस्क थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम नॉर्मल बात करें, तो इनका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि मेजरली रिटेल के साथ डील हो रहा है। तो उस केस के अंदर आपको एक अच्छा लेवरेज मिलता है, एक अच्छा मार्जिन मिलता है जिसके अंदर आप काम कर सकते हैं। अगेन इसके पीयर कंपैरिजन की भी हम बात करेंगे। अगला अगर हम बात करें कि भाई ठीक है, कंपनी का रेवेन्यू इतना है, प्रॉफिट इतना है, और क्या। अब अगर हम बात करें कि इसके कॉम्पिटिटर्स कौन है, हालांकि काफ़ी लिस्टेड कॉम्पिटिटर्स है, लेकिन टॉप 2 की अगर हम बात करें, एचडीएबी जो खुद अभी अपना आईपीओ लेके आ रही है, बजाज फाइनेंस जो कि इस स्पेस की, इस एरिया की सबसे बड़ी कंपनी है एनबीएफसी सेक्टर के अंदर, छोला फाइनेंस जो कि अगेन टॉप 3 के अंदर आती है अगर हम बात करें एनबीएफसी ऐसे सेक्टर के अंदर। अगेन एचडीबी की अगर हम बात करें, सोचिए आज जब ये 700 के वैल्यूएशन पे आ रही है, 740 के प्राइस पे आ रही है, तब उसका प्राइस टू अर्निंग 27 का था। मतलब अपने पीक पे जब ये 1400 का प्राइस चल रहा था, सिंपली आप इसको डबल कर लीजिए कि आपका पीक कितना होगा। आपका पीक करीबन मोर देन 50-60 के आसपास का निकल के आएगा। टॉप 1 एनबीएफसी सेक्टर के अंदर अगर आपको खाली ये कंपैरिजन के लिए देखना है, तो इसका प्रॉफिट जो है 2175 करोड़ का है इस बार का, अगर हम बात करें लेटेस्ट एफवाई का। वेरएस बजाज फाइनेंस का 16,780 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। प्रॉफिट के अंदर मोर देन 5x का डिफरेंस। प्राइस टू अर्निंग कौन ज़्यादा डिमांड कर रहा था अनलिस्टेड स्पेस के अंदर? एचडीबी। ये एचडीबी को भी पता था, एचडीएफसी ग्रुप को पता था कि ऐसा है। बट अगेन क्योंकि अनलिस्टेड के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, हम लिस्टेड मार्केट में जब हम काम कर रहे हैं, लाइव मार्केट में जब काम हो रहा है, कोई बायर है कोई सेलर है, वो ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, उस बेसिस पे प्राइस डिसाइड हो रहा है। अनलिस्टेड में क्या हो रहा है कि भाई ठीक है, एक बंदा है जिसके पास 95% ऑफ द शेयर है, वो नहीं बेच रहा है, उसको मतलब ही नहीं है, उसको बेचना ही नहीं है, उसको पता है मैं अनलिस्टेड पे काम कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा वॉल्यूम है, जो कि इसके टर्म्स में निकल के आते हैं एचडीएफसी, क्योंकि एचडीएफसी के पास मोर देन 90% ऑफ एचडीबी फाइनेंशियल की होल्डिंग्स पड़ी है। एंड वही एक की प्रमोटर है जो इस एक आईपीओ के अंदर सेल कर रहे हैं अपने शेयर्स को। तो वहाँ की अगर मैं बात करूँ, तो उनको पता है कि मैं अनलिस्टेड मार्केट में काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास इतने बड़ा वॉल्यूम है कि अनलिस्टेड मार्केट उसमें सपोर्ट ही नहीं करेगा। वेरेस कुछ छोटे मोटे प्लेयर्स जिनके पास समझिए 20 शेयर, 500 शेयर, 100 शेयर, 1000 शेयर, इतने शेयर्स पड़े, वो प्राइस को मैनिपुलेट करते। मैनिपुलेट जान के नहीं करते, बट होता ये है कि भाई ठीक है, अगर समझिए आप एज अ बायर अगर आपको एचडीबी खरीदना है, पता है एचडीएफसी तो नहीं बेच रहा, एचडीएफसी के पास क्योंकि इतना बड़ा पूल है, वो ऐसे एक एक दो दो लॉट के अंदर काम नहीं करेगा, 100-500 शेयर में काम नहीं करेगा। उसको करना होगा तो बड़ी क्वांटिटी में वो डील करेगा, अगर प्राइवेटली भी करना होगा तो जब जहाँ पे छोटे इन्वेस्टर्स के पास, जिनके पास थोड़े बहुत शेयर्स है, ईसॉप्स के पड़े हैं, या किसी के पास भी शेयर पड़े हैं जिनको निकालने हैं अपने शेयर्स, वो क्या करेगा भाई ठीक है, जो बजाज फाइनेंस का भी ट्रेड कर रहा है 33 के आसपास, एट बेस्ट हम उतने पे निकाल देंगे या उससे हायर प्राइस पे निकाल देंगे। वहीं पर प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि जो अनलिस्टेड मार्केट में काम कर रहा है, अनलिस्टेड मार्केट में जो ट्रेडर है या जो इन्वेस्टर है शेयर खरीद रहा है, वो ये नहीं देखता कि भाई बजाज फाइनेंस अवेलेबल है, टॉप एनबीएफसी है, उसका इतना वैल्यूएशन चल रहा है, वो इतना प्रॉफिट कर रही है, मैं किस वैल्यूएशन पे मैं एचडीबी को खरीद रहा हूँ। वो सिर्फ ये खरीद सोचता है कि भाई एचडीबी है, आईपीओ आएगा, मेरे को बेनिफिट हो जाएगा, उस प्राइस पे मैं खरीद लेता हूँ, ठीक है, आने वाले टाइम के अंदर तो मेरे को एक्स्ट्रा मिलेगा ही। बट अगेन वैल्यूएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आप सही चीज़ को सही दाम पे खरीदें, अगर नहीं तो फिर उस केस में जैसा ये हुआ है, आने वाले कुछ और भी ऐसे आईपीओस लाइंड अप हो सकते हैं जहाँ पर अगेन आपको सेम सिचुएशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का बहुत वास्ट मिसमैच है वहाँ पर। इसके लिए वैल्यूएशंस दूर दूर तक मैच नहीं करती है, लोग बिना देखे ले लेते हैं। अब जिन्होंने 1400 पे लिया, 60 के पी पर क्या सोच के लिया मुझे नहीं पता, क्योंकि 33 पे तो आपको बजाज फाइनेंस मिल रहा है, जो कि इससे फार फार बड़ी कंपनी है। बेटर है कि नहीं वो आने वाला समय बताएगा, बट साइज़ में अगर हम देखें काफ़ी बड़ी, काफ़ी अच्छी कंपनी है, वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, वो अगर 33 के वैल्यूएशन पे मिल रही है, मेरे को प्राइस टू अर्निंग पे मिल रही है, मैं 60 किस बेसिस पे पे कर रहा हूँ, 60-55 में किस बेसिस पे पे कर रहा हूँ। स्टिल लोगों ने ख़रीदा एंड आज उसका नतीजा है
प्राइस टू बुक की बात करें 3.7 की है, जहाँ पे बजाज फिनसर्व की बजाज फाइनेंस की 6.4 है, चोलामंडलम की 5.5 है। अब अगर हम बात करें, क्योंकि आईपीओ आ रहा है, थोड़ा सा टेबल पे रखना होता है कि भाई अट्रैक्टिव लगे लोगों को, ताकि लोग आईपीओ में अप्लाई करें, ऐसा नहीं कि सारा का सारा गेन हम ही रख ले हुए। तो वो देखते हुए थोड़ी सी प्राइस टू अर्निंग कम रखी गई है एचडीबी की। हो सकता है कि जब ये लिस्ट हो, ये भी कहीं 30-32 के पी के आसपास, या थोड़े से टाइम के लिए थोड़ा सा, क्योंकि आईपीओ है, नया नया क्रेज़ है, तो 35-40 तक के पी पे जा सकते हैं एट बेस्ट। देखते हैं, समय बताएगा। क्योंकि अब जिस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, जो बता रहा है कि 10% के आसपास तक का लिस्टिंग गेन हो सकता है, तो अगर 10% तक के आसपास का लिस्टिंग गेन हो सकता है, तो वही 30 से 35 के पी के बीच में कहीं ना कहीं सेटलमेंट होना चाहिए इस पर्टिकुलर आईपीओ का। एंड 740 अगर हम बेस्ट मान के चले, 70 रुपया अगर हम उसमें जोड़ दें, तो 800, 810, 815 के आसपास का अभी के हिसाब से ग्रे मार्केट बता रहा है कि उतने पे वो लिस्ट होना चाहिए। लेट्स सी आगे अगर हम बात करें कि भाई कौन से कोटाज़ है इसके अंदर, ये भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को डाउट है। काफ़ी लोगों का डाउट था कि भाई हमारे पास एचडीएफसी के शेयर्स पड़े हैं, हम एम्प्लॉई है, हम रिटेल भी में भी अप्लाई कर सकते हैं, कितना एप्लीकेशंस लगा सकते हैं, एट बेस्ट हम कितने एप्लीकेशंस लगा सकते हैं। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, अगर अगर आपके पास एचडीएफसी के शेयर्स नहीं है, एचडीएफसी बैंक की बात करो, एएमसी के नहीं चलेंगे, एचडीएफसी बैंक के शेयर्स नहीं है, अगर आप एम्प्लॉय नहीं हो, तो आपके लिए सिर्फ ये 3 ही चीज़ मायने रखेगी, दैट इज़ रिटेल, बिग एचएनआई, स्मॉल एचएनआई। इनमें से आप किसी भी एक कोटा में अप्लाई कर सकते हो। आइदर आप रिटेल में अप्लाई कर सकते हैं, रिटेल में अगेन एक लॉट आपका 14,800 का आएगा, उतना ही कीजिएगा, क्योंकि मोस्टली फुल्ली सब्सक्राइब होगा, 31% रिटेल कोटा है। अगर अंडर सब्सक्राइब होता तो फिर जितना आप लगाएंगे उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। बिग एचएनआई 8.98% ऑफ द टोटल आईपीओ साइज, जो 12,500 14,500 करोड़ का आईपीओ, उसका टोटल 9% के आसपास का करीबन बिग एचएनआई को मिलेगा। नंबर ऑफ बिड्स की बात करें, यानी 54,000 एप्लीकेशंस अगर आ जाती है बिग एचएनआई में, तो आपका बिग एचएनआई वन टाइम सब्सक्राइब होगा, जो कि 10 लाख रुपए का एक एप्लीकेशन होता है। अगेन इसमें 10 लाख का एप्लीकेशन ज़रूरी नहीं है, अगर 1x होता है आपका बिग एचएनआई, सिर्फ 1x होता है आपका बिग एचएनआई, तो आपको पूरा 10 लाख का अलॉटमेंट मिलेगा। उसके ऊपर फॉर एग्जांपल अगर आपका बिग एचएनआई 2x होता है, तो आपको 5 लाख का अलॉटमेंट मिलेगा। अगर आपका बिग एचएनआई 5x भी होता है, तो भी आपको 2 लाख का तो कंफर्म्ड अलॉटमेंट मिलेगा ही मिलेगा। तो अप टू 5x अगर आपका बिग एचएनआई होता है 5x, तो उस केस में आप रेस्ट अश्योर्ड रहिए कि 2 लाख का तक तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके नीचे अगर रहता है तो उस हिसाब से प्रोपोर्शनेटली मिलेगा। 5x के ऊपर अगर सब्सक्राइब हो जाता है, तो उस केस में फिर आपकी लॉटरी सिस्टम हो जाएगी कि भाई मिलेगा नहीं मिलेगा, दैट अगेन लाइक वो आपके लक पे हो जाता है। स्मॉल एचएनआई अगेन 2 लाख रुपए से ऊपर का जो पहला एप्लीकेशन होगा आपका, वही कंसिडर किया जाएगा। तो उसमें कोशिश यही कीजिएगा कि 2 लाख के ऊपर का जो आपका मिनिमम लॉट आता है, वही लॉट लगाइए, क्योंकि ये मोर देन 1x तो इजीली होना चाहिए। एंड अगर होता है तो अगेन फिर ज़्यादा रोकने का इसमें कोई मतलब नहीं है। हालांकि 2 से 10 के बीच में आप लगा सकते हो उसमें, बट स्टिल 2 लाख के ऊपर का जो पहला लॉट बनेगा आपका, उसी लॉट पे आप अप्लाई कर दीजिएगा, एक्स्ट्रा लॉट्स लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बिग एचएनआई के अंदर आप पूरा 10 लाख का लगाते हैं, तो अप टू 5x होने तक आपके पास चांसेस है कि कंफर्म अलॉटमेंट मिलेगा ही मिलेगा। फिर वो किस बेसिस पे होता है, और अगर 5x के ऊपर होता है तो वो लॉटरी सिस्टम। अब अगर मैं बात करूँ कि मैं एम्प्लॉय हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ। अगर मैं एम्प्लॉय हूँ एचडीबी फिनेंशियल का, मैं एम्प्लॉय कोटा में भी लगा सकता हूँ, और एनी वन अमॉन्ग दिस 3, तो मेरे पास 2 चांसेस है। एम्प्लॉय कोटा में भी मुझे मिल सकता है मेरा आईपीओ, प्लस मैं रिटेल में बिग एचएनआई या स्मॉल एचएनआई, ये तीनों में से किसी एक कैटेगरी में लगा सकता हूँ। अब अगर मैं शेयर होल्डर हूँ, उस केस में अगेन शेयर होल्डर हूँ, तो शेयर होल्डर कोटा में मेरा एक एप्लीकेशन जाएगा, और जाना ही चाहिए, क्योंकि 10% अलॉटमेंट आपको दिया, 10% रिजर्व किया है एचडीएफसी के शेयर होल्डर्स के लिए। तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत हाई चांसेस है, मतलब 90-95% अभी तक लग रहा है कि चांसेस है कि अगर कोई लगाता है शेयर होल्डर कोटा में तो उसको मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से डेटा बिल्डअप हो रहा है, जिस तरीके से लग रहा है पास्ट परफॉर्मेंस, पास्ट आईपीओस को देख के, अगर 10% किसी शेयर होल्डर का रिजर्व है, और 14,500 करोड़ के आसपास का अगर आपका आईपीओ उसका 10% आप रिजर्व कर रहे हो शेयर होल्डर के लिए, काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। चांसेस आर वेरी हाई कि वहाँ पे मिलेगा। तो शेयर होल्डर कोटा, अगर आपके पास शेयर होल्डर हो आप एचडीएफसी के, पहले के आपके पास शेयर पड़े, हाल ही में आजकल में आप लोगों के तो नहीं, आपके पास प्री डिफाइंड अगर जो कट ऑफ डेट थे उसके पहले के शेयर्स पड़े, तो आपको उसमें डेफिनेटली लगाना चाहिए। एंड उसके अंदर आपको एक एप्लीकेशन प्लस
आप रिटेल HNI या बिग HNI में से भी एक और लगा सकते हो, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। अगेन मैं एम्प्लॉय भी हूँ, मैं शेयर होल्डर भी हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एम्प्लॉय में भी लगा सकता हूँ, शेयर होल्डर में भी लगा सकता हूँ, और मैं बिग HNI, स्मॉल HNI या रिटेल में से भी लगा सकता हूँ। तो इस केस में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, बट अगर किसी के पास शेयर नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है, तो उनके पास एक ही चांस है, या तो रिटेल या बिग HNI या स्मॉल HNI। कोई एम्प्लॉय है तो वो एम्प्लॉय कोटा में भी लगा सकता है, प्लस रिटेल, बिग HNI, स्मॉल HNI में से एक लगा सकता है। और अगर कोई शेयर होल्डर प्लस एम्प्लॉय है तो शेयर होल्डर में भी लगा सकता है, एम्प्लॉय में भी लगा सकता है, प्लस बिग HNI, स्मॉल HNI और रिटेल में से भी लगा सकता है। थोड़ा सा अगर आपको ये कन्फ्यूजन लगा होगा तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, ईजी है। अगेन जिसके पास शेयर पड़े हैं ऑलरेडी 1400 रुपये के भाव पे, बहुत कम ही जन होंगे जिनके पास अनलिस्टेड पड़े हैं। अगर बहुत हैवी क्वांटिटी में है तो फिर आप देख लीजिए क्या करना है। छोटी मोटी क्वांटिटी है, होल्ड कर सकते हैं, अच्छी ग्रुप है, अच्छी कंपनी है, थोड़ा सा आपको एवरेजिंग का बेनिफिट मिल रहा है यहाँ पे, आप एवरेज आउट कर सकते हैं आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको हल्का सा। अगेन कोई एडवाइस नहीं है, आप चाहो तो एवरेज आउट कर सकते हो अगर आपको होल्ड करना है लॉन्ग टर्म के लिए। ग्रुप अच्छा है, कंपनी अच्छी है, उसमें नो डाउट। तो ग्रुप वाइज, कंपनी वाइज कोई ऐसा नहीं है कि आपको अगर लॉस है तो बुक कर देना चाहिए। अगर है तो सोच सकते हो, अगर छोटी मोटी क्वांटिटी है, बड़ी क्वांटिटी है तो अगेन डिस्कस कीजिएगा अपने एडवाइज़र के साथ। बाकी नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए अगर मैं बात करूं तो अगेन 10% तक के आसपास का इसमें आपको चांसेस है कि आप जो है लाइक गेन बना सकते हो। तो अगर कोई बिग HNI में लगा रहा है, 10 लाख लगा रहा है, अगर फॉर एग्जांपल 10 का 10 लगता है तो 10% 1 लाख आपका बन सकता है प्रॉफिट। अगर 10 नहीं भी लगता, 2 लाख का भी मिलता है आपको, तो अगेन 20,000 तक का आपका प्रॉफिट बन सकता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी है लुकिंग एट द करंट मार्केट सिनारियो। तो अगर मार्केट सिनारियो इसी तरीके से रहा तो लगाना चाहिए। 10% 10 दिन के अंदर अगर आप निकालते हो, इट इज़ लाइक अ गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न। अगेन बाकी IPO जैसे 50% 100% गेन हो पाना अगेन थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बड़ा साइज़ का IPO है, बड़ी ग्रुप का IPO है, एंड काफ़ी लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा। तो वो देखते हुए थोड़ा सा चांसेस है कम कि 100% 50% की लिस्टिंग हो, बट स्टिल अगर 10-15% का GMP रहता है अनटिल द लास्ट डे, अगर कुछ जियोपॉलिटिकल चेंजेस नहीं होते मेजरली मार्केट में, तो 10-1% तक का लिस्टिंग गेन बन सकता है। वो आप चाहो तो बिग HNI के थ्रू ले सकते हो। रिटेल में भी अगर आप लोगे 14,800 पे तो 1,400 रुपये तक का गेन बन सकता है। तो अगेन इट इज़ अप टू यू कि अगर आपको 1,400-1,500 के गेन के लिए अप्लाई करना है तो मल्टीपल डीमैट अकाउंट, मल्टीपल पैन्स के थ्रू आप लगा सकते हो। 10 के 10 अगर पैन लगाते हो, 6 में भी अगर आपका IPO लगता है रिटेल के अंदर या शेयर होल्डर कोटा में, तो उस केस के अंदर फिर आपको एक अच्छा 10-1 हज़ार तक का प्रॉफिट बन सकता है। तो वो देखते हुए अगर 1.5 लाख पे 10-1 हज़ार तक का प्रॉफिट बनता है तो दैट इज़ गुड एज़ पर माई सेंस। बाकी आप आपका डिसीजन खुद से लीजिएगा। थैंक यू।